हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं क्लास 6 के और जो विज्ञान का बुक है एनसीईआरटी का, उससे स्टार्ट करने जा रहा हूं। और बीच में माफ़ी चाहता हूं कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं लाया था, लेकिन मैं अब रेगुलर वीडियो को अपलोड करूंगा। और क्लास 6 से लेकर पूरा क्लास 12 तक मैं जितने भी एनसीईआरटी बुक हैं सबको फॉलो करूँगा। और जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। गाइस, मैं कुछ एडिशनल फैक्ट भी बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाऊंगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है भोजन के घटक, इसको मैं इंग्लिश में भी लाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ बने रहें। और इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और पीडीएफ ले लें। तो चलिए गैस, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो मैं यहाँ से पेन का कलर ले लेता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ठीक है गाइस, भोजन के घटक। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन 100% दिखेगा गाइस। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मतलब बीपीएससी का तैयारी कीजिए, बिहार एसएससी का कीजिए, सीजीएल कीजिए, एसएससी का तैयारी कीजिए, इस चैप्टर से आपको एक दो क्वेश्चन दिखेंगे। और मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है गाइस कि पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। यहाँ पर बस बता रहा है गाइस कि जो चैप्टर 5 हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में। तो चैप्टर 5, क्लास 5, सॉरी गाइस, तो क्लास 5 जो था वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी को फॉलो करना वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बस यहाँ पर बता रहा है कि कुछ खाद्य पदार्थ वगैरह के बारे में जो हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने बचपन के दिनों में। बट वो लाइफ और ये लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। अब तो बहुत समय गुजर गया, आप शायद बड़े हो गए होंगे या ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एक रिवीजन सीरीज़ है, इसको आप देखिएगा तो आपको जितने भी मतलब आपने चीज़ें पहले पढ़ी वो रिकॉल हो जाएंगे। और उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हीं मानचित्र में अंकित किया था। ओके। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये चैप्टर का मतलब मेन उद्देश्य है कि जो हम भोजन करते हैं ना अपने डेली लाइफ में, तो उससे हमें किस प्रकार से विटामिन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। बस ये चैप्टर में वही उसी चीज़ का डिस्कस करेगा कि उससे हमें क्या क्या चीज़ मिलते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बेहतर तरीके से बताए गए। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस। एनसीईआरटी बहुत सिंपल फॉर्म में किसी भी चैप्टर को बनाता है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बड़े स्तर पर दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि हम लोग आहार लेते हैं, तो उसमें क्या क्या है। क्रियाकलाप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे रहे नहीं, बहुत बड़े हो गए हो, मुझे पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बताया हुआ कि आपको इसको भरना है। जैसे आप जिस राज्य में क्षेत्र में रह रहे हो, जैसे पंजाब है तो मक्की की रोटी खाई जाती है, राजमा खाया जाता है, सरसों का साग, दही, घी, ये सब चीज़ वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको भरना। आप बिहार का ही भर सकते हैं, आप बिहार से हैं तो यहाँ पर लिट्टी चोखा खाते हो कि नहीं खाते हो, ये सब चीज़ों को देख लेना, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं, क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं आगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। यानी कि कह रहा है गाइस कि अगर मान लीजिए कि हम जैसे कोई भी भोजन करते हैं तो हम संतुलित भोजन करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए।
मतलब हम पर डे खाना तो खाते हैं, बट क्या वो खाना सच में हम संतुलित खा रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यही बताया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि हम जब यात्रा में होते हैं तो हम जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो हम लोगों को मान लीजिए कि जो ट्रेन में है तो ट्रेन का खाना मिल गया तो हम लोग वो खा लिए, या फास्ट फूड खा लिए, पिज्ज़ा खा लिए, ये सब चीज़। तो इन्हीं चीज़ों को बताया गया कि इससे हमें क्या होता है, बेनिफिट नहीं हो पाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यही सब चीज़ यहाँ पर बता रहा है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? ये एक सवाल है गाइस, आप बताइए इसका जवाब क्या होती है? इसका जवाब मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, काफ़ी इजी सवाल है, आप बता सकते हैं। ओके, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, बस यहाँ पर देखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनी होती है, जो हमें पादपों यानी कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं या जंतुओं से मिलते हैं। इन कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। कह रहा है गाइस कि हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन का मूल रूप में कहाँ से है, मतलब भोजन कहाँ से करते हैं? तो देखिए, या तो आप भोजन करते हैं तो किससे करते हैं? एनिमल से, यानी कहने का गाइस मतलब है आप एग लेते हैं, ये कहाँ से आया? एनिमल से, अंडे, ठीक है। मीट खाते हैं आप, ये कहाँ से आया गाइस? कहीं ना कहीं हम इसको भी ले रहे हैं किससे? एनिमल से। आप सब्ज़ी लेते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, पालक, पालक का साग होता है, लाल साग खा लो आप, भिंडी खा लो, परवल खा लो, तो ये सब क्या है? ये हम पादप से लेते हैं। तो यही चीज़ बता रहा है कि इनसे जो हम खाते हैं तो इनसे हमें कुछ क्या मिलता है? पोषक मिलता है शरीर में, है ना। जो भी हमें इससे घटक मिलेंगे वो कहलाएंगे क्या? पोषक, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है, विटामिन हो सकता है और खनिज लवण हो सकते हैं। इन पांचों का नाम याद रखिएगा गाइस, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और कैसा बनेगा मैं आगे बताऊंगा। जैसे विटामिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है विटामिन ए का नाम बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। प्रोटीन, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ उपस्थित होते हैं। एसेंशियल प्रोटीन कौन सा होता है, नॉन एसेंशियल कौन सा होता है, यानी कि आवश्यक प्रोटीन, अति आवश्यक कौन सा है, आवश्यक जो नहीं है ना। वसा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे HDL, हाई डेंसिटी लिपिड, जिसमें घनत्व ज़्यादा होता है, लो डेंसिटी लिपिड, जिसमें घनत्व कम होता है। कार्बोहाइड्रेट हम देखेंगे यहाँ पर गाइस, कार्बोहाइड्रेट के कुछ फॉर्म होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इन सब चीज़ों को हम आगे से अध्ययन करेंगे। चलिए आइए गाइस देखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। आखिर रुक्षांश, जल, ये सब आपको तो पता होगा गाइस। देखिए, जल तो आप नॉर्मली जानते हैं, वाटर, कोई भी आप भोजन करते हो तो वाटर अवेलेबिलिटी आपके शरीर में हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप राइस खाते हो, चावल, तो क्या चावल में पानी नहीं है? बेशक है। आप मीट लोगे, मान लीजिए आप मीट का सेवन कर रहे हो, क्या ऐसे पानी नहीं है? हर एक सेल में पानी होता है। तो आप इससे क्या होता है? जल मिल जाता है। रुक्षांश क्या होता है? कोई भी ऐसा फल वगैरह आप जब खाते हो तो जैसे सेब हो गया, तो उसका जो खाने पर जो खच आवाज़ किया ना, वही रुक्षांश है। और ये क्या करता है कि अनपचे चीज़ों को शरीर से बाहर निकाल देता है। बेनिफिट है, रुक्षांश लेना चाहिए। ओके गाइस, देखिए आगे, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? ये आपसे पूछ रहा है, आप इसका जवाब देना। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 1.2 में देखें। देखिए यहाँ पर बता रहा है गाइस कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी फूड में, किसी भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। काफ़ी आसानी और सिंपल से पता कर सकते हैं गाइस। वसा का तो आप आसानी से जानते होंगे, कोई भी सामान को अगर आप कागज़ पे रखोगे, तेल अगर बहुत ज़्यादा निकल रहा तो वसा है। कार्बोहाइड्रेट का अगर पता करना है, मंड या स्टार्च का, तो हम लोग आयोडीन से पता कर सकते हैं। इसी प्रोटीन का पता कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पर आप टिक लगा लीजिए, क्वेश्चन यही बनेगा। आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा,
इन तीनों को देख लीजिए, क्या क्या चीज़ों में क्या इस्तेमाल होता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए गाइस, आपको पीडीएफ मिलेगा वो अपनी जगह है, बट आप इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे जैसे मैं कोई चीज़ बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, इसको नोट्स के रूप में नोट डाउन कर लेना। बहुत छोटा सा नोट्स बनेगा, लगभग एक या एक पेज के आसपास बनेगा। आप उसको रिवीजन करना, एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं। आपको कुछ प्रश्नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी इन परीक्षण को करने के लिए। ओके, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रश्नों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए हैं तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि कैसे किया गया परीक्षण। आइए, इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिएगा। मतलब यहाँ पर एक चेतावनी दे रहा है एनसीईआरटी कि आप इस परीक्षण को कीजिए, बट ऐसा नहीं कि परीक्षण करते हुए समय इसको चाट लीजिए, खा लीजिए, ऐसा नहीं करना है। आप लोग बड़े हो गए हो, इतने समझदार तो हो गए ही। चलिए आगे देखते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। मतलब बता रहा है कि आपके पास कोई विधि नहीं, मतलब उपलब्ध नहीं है, प्रश्नावली नहीं है, तो आपके जो शिक्षक है वो करा सकते हैं। बट यहाँ पर मैं उपलब्ध नहीं हूँ तो मैं नहीं करा सकता हूँ। गाइस, आप लोग खुद अपने से कर लीजिएगा। ओके, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए आइए देखते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, हमारे जो भोजन होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? मंड। इसी मंड को कहा जाता है स्टार्च। नोट कर लीजिए इसको, मंड को क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। ठीक है। शर्करा, शर्करा क्या होता है? देखिए, लगभग माना जाता है कि कोई भी मीठी चीज़ वो कार्बोहाइड्रेट है। लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, 90%, 95% मीठी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो चीनी को। चीनी क्या है? चीनी देखोगे तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। गन्ना देख लो आप, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। आप एग्जाम्पल में देख लो अंगूर, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का रूप से। तो कोई भी चीज़ देखोगे जो मीठी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट के गुण होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट थोड़े ना थोड़े रूप में होते हैं। तो आइए यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में हमारे भोजन में उपलब्ध होते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण क्या होता है, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखिए, परीक्षण, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मंड या स्टार्च, इसका परीक्षण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आयोडीन विलयन का। हम जब आयोडीन विलयन की 3 या 4 बूंद इस पर डालेंगे, 2-3 बूंद जो भी डालिए, तो इसका कलर क्या बदल जाएगा? या तो ये नीला हो जाएगा और या तो ये काला हो जाएगा। अगर ये कलर का होता है तो इससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च उपलब्ध है। आप इसका इस्तेमाल, मतलब अगर इसको आपको परीक्षण करना है तो मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। आप ले लो एक पोटैटो, ठीक है गाइस, जो आलू होता है ना, घर में आपके आसानी से उपलब्ध होगा। आप आलू ले लो, उस आलू पर आयोडीन को डालकर देखना, वो काला कलर का हो जाएगा, हल्का नीला, मतलब नीला टाइप का, डार्क नीला में हो जाएगा। इसे पता चल जाएगा उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये सेकेंड आपका टॉपिक हो गया जो नोट करने के लिए है, नोट के रूप में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं गाइस। इन परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रक्षेपण को सारणी 1.2 में लिखिए। ये बता रहा है कि आप इसको कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। चलिए प्रोटीन का परीक्षण देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को साफ प्रखनली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। देखिए क्या बोल रहा है गाइस, कि आप जो ये है ना प्रोटीन का अगर ये करना है तो आप प्रोटीन को क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि जिस का परीक्षण करना है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, तो जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है उससे ठोस है तो पहले उसका पेस्ट बना लीजिए, चूरन बना लीजिए, उसको पीस लीजिए, ठीक है। और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूरन को एक साफ परखनली में डाल दीजिए। मतलब कोई परखनली है, उसमें आपने वैसे पदार्थ को डाल दिया जिसको आपको चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आगे देखिए गाइस, यहाँ बताएगा। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा, नोट कर लीजिएगा। मंड के लिए क्या था, ये आपसे क्वेश्चन है, बताइए मुझे, मंड के परीक्षण के लिए क्या था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब यहाँ हम प्रोटीन के लिए बना रहे हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा मंड के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का विलयन डालिए, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ है, यहाँ देखिए गाइस, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उस उपस्थिति को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये आपका तीसरा हो गया नोट, ठीक है, नोट पॉइंट। यानी कि अगर आपके परख नली में जो भी खाद्य पदार्थ आपने डाला था उसका कलर चेंज हो गया कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा के डालने से, तो इससे पता चलता है कि उसमें क्या है, प्रोटीन उपलब्ध है, ठीक है गाइस। चलिए, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, वसा के लिए परीक्षण, ठीक है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, गाइस ध्यान रखें कागज ना फटे, मतलब इस तरह से करना है, कागज फटना नहीं चाहिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पन्ना लिया, ठीक है, सादा पन्ना लीजिएगा, उसमें ना कोई ऐसा खाद्य पदार्थ डालिए जिसमें आपको चेक करना है कि वसा है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि वसा है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपने उस पर डाला कोई भी खाद्य पदार्थ, अगर वो मतलब उसमें तेल की तरह लग गया कागज पर, उसको प्रकाश पर देखते हैं तो आपको हल्का पारदर्शी टाइप का दिखेगा, हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का। अगर दिख रहा है तो उसमें क्या है, वसा है। अगर नहीं दिख रहा है तो वसा नहीं है, बस सिंपल सा था। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कागज का टुकड़ा लिया, इसमें कोई भी पदार्थ को आपने टेस्ट किया कि वसा है कि नहीं है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि कई बार पानी आ जाता है, वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो आप इस कागज़ को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद पानी सूख जाएगा लेकिन वसा नहीं सूखेगा, वहाँ पर दाग रह जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि उसमें वसा है। अगर नहीं पानी था तो पानी जब सूख जाएगा तो इससे पता चलेगा कि वसा नहीं था। ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। ये 4 पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इसका डिस्क्रिप्शन मुझे बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। मैंने एक पूछा था मंड के लिए, मंड के लिए परीक्षण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो प्रोटीन होता है गाइस, उसके लिए हम लोग किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। 2 चीज़ का इस्तेमाल होता है गाइस, दोनों का नाम मुझे बताइएगा। आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर दीजिएगा तो इससे हम लोग के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनेगा और अच्छा लगता है, फैमिली की तरह लगेगा। आप आंसर दोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं। क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है। मतलब कह रहा है कि अगर आपने टेस्ट किया तो आप इसमें आंसर बताओ, क्या एक से ज़्यादा है, मतलब कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो। इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, बाकी इसको छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखते हैं। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है। मतलब आप पूछ रहा है कि जो भी पोषक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंट हमेशा हमारे शरीर में क्यों है। तो आइए गाइस अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए
विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अब देखना है कि देखिए आखिर कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है, प्रोटीन का रोल क्या है। देखिए गाइज यहाँ पर जो आपको बताएगा वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताएगा। क्लास 6 का बुक है, 6 के लेवल का है। मैं जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे हम लोग का क्लास बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग की थोड़ी नॉलेज की ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा एडिशनल फैक्ट मिलेगा। लेकिन हाँ गाइज, इस चैप्टर को आप आसानी मत लेना, यहाँ से एग्ज़ाम में आपको 100% क्वेश्चन दिखेगा। इस चीज़ को कंफर्म डाल लीजिए दिमाग में और भरोसा रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% दिखते हैं। और अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से दिख सकते हैं। ठीक है गाइस, कभी कभार साल में होता है कि ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन आता है गाइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को शरीर का फ्यूल माना जाता है। आप बाइक चलाते होंगे गाइस, ठीक है, बड़े हो गए हैं, तो बाइक में बगैर फ्यूल का गाइस चल सकता है? नहीं चल सकता। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है गाइस, याद रखिएगा, ठीक है, फ्यूल का काम करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट। हाँ, मिलॉट नहीं है, यहाँ देखिए आपको, लेकिन पॉइंट नोट करना है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा से मिलेगी। मैं बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलेगी? 4.2 कैलोरी। लेकिन अगर आप 1 ग्राम वसा का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको ऊर्जा कितनी मिलेगी? 9.2 कैलोरी। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, वसा में एनर्जी ज़्यादा होता है, ये सच बात है, बट वसा जो होता है उसके एनर्जी को यूज़ करने के लिए आपको उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करना होगा। अगर आप वसा पर डे ले रहे हो और शरीर को यूज़ नहीं कर रहे हो, शरीर को थका नहीं रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो कम एनर्जी को यूज़ करके भी आप अच्छे से एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं गाइस, ये मैंने बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, वसा और ऊपर चलते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो वसा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, और दोनों में ऊर्जा हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। एग्जाम्पल आप देखो ना, जैसे मूंगफली, अगर आप मूंगफली का इस्तेमाल करते हो तो इससे क्या मिलेगा आपको? इसका कहीं ना कहीं मात्रा में कुछ हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा भी हल्की मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर टर्म दिया हुआ, इसको देख लीजिए। जैसे शकरकंदी है ना, जो भी शकरकंद होते हैं, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, तरबूज, आम, गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों में हमें क्या क्या मिलता है, इसको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था ना गाइस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये सिविल सर्विस का मैं एग्ज़ाम बात कर रहा हूँ, उसमें पूछा था, कुछ आपको नीचे ऑप्शन दे दिया था, कहा था कि इसमें से एक कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है, मतलब इसमें से कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किस में मिलेगा, तो उसका आंसर था चावल। प्लीज़ गाइस याद कर लीजिए, और बहुत आपको इजी लग रहा होगा, ये ऐसा इजी नहीं है। जब ये एग्ज़ाम में आते हैं ना तो इस क्वेश्चन में इंसान मिस्टेक कर जाता है और हैंडल नहीं कर पाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो प्लीज़ गाइस इसको याद कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में हम छोटे छोटे चीज़ों को मिस्टेक कर देते हैं, जो सिली मिस्टेक होता है, और यहीं से कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम निकलने की संभावना कम हो जाती है। ओके गाइस, चलिए तो आगे देखते हैं। और ये वसा का कुछ देख लीजिए सोर्स, मैंने भी जस्ट बताया था आपको, मूँगफली है, गिरी है, तिल है। अब ये गिरी, मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे जो ऐसे जगहों से बिलोंग करते हैं जो मतलब ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है खाने पीने में, तो उनको ये गिरी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा अगर कुछ आ जाता है टॉपिक तो मिस्टेक कर जाओगे। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, तेल वर्ड जहाँ पर आ जाए वो अपने आप में क्या हो जाएगा, मैं कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। हम लोगों ने ऊपर देखा था। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ ऐसे स्रोत है, ये भी देख लीजिए, मांस हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, मछली हो गया, इन सब चीज़ों में भी हमें कुछ मात्रा में वसा मिल जाते हैं। पादप स्रोत, जंतु स्रोत, दोनों यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको आराम से स्लाइड को चेंज कर देता हूँ ताकि आप नोट कर लो, और इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, और नोट कीजिएगा प्लीज़ गाइस, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कीजिए। बाकी यहाँ पर बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, मांस, मछली, दूध, पनीर, ये सब प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए हुए हैं जो पादप और इससे मिलते हैं। जैसे पनीर, याद रखिएगा पनीर में प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। अगर किसी को बीपी लो का शिकायत है गाइज, तो याद रखिएगा वो कच्चा पनीर खाए, उसका बीपी लो ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइज, याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है सोयाबीन, इसके बारे में एक टर्म याद रखिएगा, प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें सोयाबीन में मिलता है।
लगभग 46% इसमें प्रोटीन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बीपीएससी में, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उसमें आंसर में सोयाबीन था, सोयाबीन ही उसका आंसर होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आइए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वसा होते हैं, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को, जो ऊर्जा देने वाला भोजन होता है वो कहलाता है। लेकिन यहाँ पर गाइस ये टर्म याद रखिएगा, जो प्रोटीन होता है उसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, आपके सेल को मरम्मत करने का काम, जो आपका टिश्यू होता है जिसको ऊतक कहा जाता है, इसको मरम्मत करने का काम ये प्रोटीन करता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको अक्सर आपने देखा होगा कि वो जब जिम करके आते हैं तो वो मूंगफली का दाना खाते हैं या कई बार वो प्रोटीन लेते हैं। तो लेने का मकसद क्या होता है कि जो भी आपके टिश्यू जो टूटे हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा कौन, प्रोटीन करेगा। ठीक है, अब आइए विटामिन पर। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन का रोल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, बीमारियों से बचाना। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, ये सब क्या करता है, बीमारी से बचाने का काम करता है। देखिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई तथा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका अलग अलग नाम है गाइस। इनका नाम याद कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला विटामिन ए, विटामिन ए को कहा जाता है क्या, रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन कहते हैं। विटामिन बी को कहते हैं थियामीन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन के, फिलोक्विनोन। गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा कॉपी में। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थियामीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। याद रखिएगा गाइस, इसको याद रखने का एक ट्रिक मैं देता हूँ आपको। आप अपने कॉपी में लिखिएगा, रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, इस पर को यहाँ पर से कट कर दीजिएगा बस सेंटेंस बनाने के लिए। रथ यानी कि र से रेटिनॉल, विटामिन ए, थ से थियामीन, विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, के से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, टो से टोकोफेरॉल, विटामिन ई, फी से फिलोक्विनोन, विटामिन के। तो इनका नाम याद रखिएगा और इस ट्रिक को याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, और यहाँ से क्वेश्चन दिखता है, आप इसको याद कर लीजिए। मैंने 2-3 बार बोला है, वीडियो को पॉज करके इसके नाम को लिख सकते हैं। चलिए, विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए, विटामिन बी जो होता है ना, उसका एक पूरा कॉम्प्लेक्स आता है। आप लोगों ने बीकोसुल खाया होगा गाइज, तो बीकोसुल कुछ नहीं हो, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4, इसका एक पूरा लंबा सीरीज आता है। मैं आपको टेलीग्राम पर इसका एक लिंक दे दूंगा, और सॉरी पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको प्लीज़ देख लेना। और मैं एक विटामिन पर अलग से ही एक वीडियो ला दूंगा, उसमें मेरा पूरा विटामिन का नाम वगैरह मैं पढ़ा दूंगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सब विटामिन बी1 को क्या कहते हैं, विटामिन बी2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं, जैसे विटामिन बी11 क्या होता है, विटामिन बी12 क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों है गाइस, विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। नोट डाउन गाइस, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे रातों में दिखना बंद हो जाता है और आँख कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है गाइस, विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन सी का एक रोल याद रखिएगा गाइस, विटामिन सी अगर शरीर में कम है तो जो मस्कुरे होते हैं ना, मस्कुरे जो होते हैं, मसूड़े क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इसमें ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। विटामिन सी अगर शरीर में कम रहेगा गाइस तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा।
आप आयरन एब्जॉर्ब कम करोगे, इससे ब्लड की कमी हो जाएगी, घाव बढ़ने में देर होगा गाइस। तो ये सब चीज़ को नोट कर लीजिए, मैं आराम से बोल रहा हूँ तो आप आराम से नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में है तो इससे हड्डी मजबूत रहेगी, दांत मजबूत रहेगा, शरीर में कैल्शियम उपलब्ध रहेगा, ठीक है, इससे हमारे शरीर को मजबूती मिलेगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से 1.9 में दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आइएगा इस नीचे, यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कुछ खनिज लवणों के स्रोत हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ विटामिन के लिए, एक मिनट गाइज, 1.6 से चित्र 1.9 में। अच्छा आइए गाइस, आगे आ जाएगा कि आपको विटामिन कहाँ से मिलेगा, ठीक है गाइस। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको विटामिन के बारे में दिया गया है इस चित्र में, जो एनसीईआरटी ने बताया था। देखिए विटामिन ए, इससे क्या होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि दिखना कम हो जाएगा, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो सकता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन B1 जिसको थियामिन कहा जाता है, इससे बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है, यानी कि जो पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ, मसल्स होता है, वो कमज़ोर हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, थकावट सी महसूस होने लगेगी, ठीक है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इससे स्कर्वी बीमारी होती है। और क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये मैंने आपको बताया था गाइस, ठीक है। अब आया विटामिन डी, इससे क्या होगा, रिकेट्स बीमारी होती है, अस्थियाँ का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि अस्थि जो होता है, हड्डी होता है, वो कमज़ोर हो जाएगा, मुड़ने लगेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होगी। अब यहाँ पर कुछ अलग से दिया हुआ, जैसे कैल्शियम है ना गाइस, ये कैल्शियम हो गया। अस्थियाँ और दंत क्षय होना, यानी कि अस्थि जो होता है ना, हड्डी जो होता है, बोन होता है, वो कमज़ोर हो जाएगी। और दंत क्षय, जो दांत होते हैं ना, वो क्षय होने लगेगा, कमज़ोर होकर टूटने लगेगा, कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय होना। यहाँ पर आयोडीन की कमी से होगा ग्वाटर रोग हो जाता है, यानी कि शरीर जो गला होता है ना, वो गला मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, उसमें घेंगा रोग कहते हैं उसको। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना बच्चों में मानसिक रोग की कमी करता है, विकलांगता लाता है, यानी कि मानसिक रूप से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। और लोहा जो होता है गाइस, इसके अड़कता, यानी कि कमज़ोरी होना, लोहा की कमी रहेगा तो आपको एनीमिया भी हो जाएगा भाई गाइस, यानी कि इसके कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है गाइस, ये आप जानते होंगे, नॉर्मल सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो फिर हम देखते हैं अपने चैप्टर को ऊपर से। तो हम लोग यहाँ पर थे गाइस, चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आयोडीन के कुछ स्रोत, यानी कि आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, पालक से मिल जाता है, अदरक से मिल जाता है। देखिए गाइस, आयोडीन बहुत जगहों से मिलता है। बहुत से लोग जानते हैं कि केवल नमक खाने से आयोडीन मिलता है, ऐसा नहीं है। आप समुद्र का कोई भी भोजन कर रहे हैं, मछली वगैरह खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं या अंडा ले रहे हैं, तो उसमें भी आयोडीन मिलता है। और इतना बात ध्यान रखिएगा गाइस, हमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि एक सुई होता है, सुई के नोक पर जितना आयोडीन आ जाता है, जितना भी, वो डेली के लिए पर्याप्त है, उससे ज़्यादा आयोडीन लेने की आवश्यकता नहीं है गाइस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ फास्फोरस के कुछ स्रोत के लिए दूध ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, लौह के कुछ स्रोत के लिए पालक ले सकते हैं, कैल्शियम के लिए आप दूध पी सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। ये कुछ खनिज लवण यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये पहेली है। पहली क्या क्वेश्चन पूछ रही है, इसको आप देख लीजिए, अच्छा लगता है, बचपना याद आएगा। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। पहले ये बता रही है कि आजकल क्या होता है कि देखिए, हम जो सनलाइट में रहते हैं ना, तो सनलाइट से क्या होता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल गलता है, ये सब विटामिन डी भी मिलता है ना, हड्डियाँ मजबूत होती है। तो आजकल हम लोग क्या है कि फैशन के दौर में जी रहे हैं, कोई नहीं चाहता है कि रंग सांवला हो जाए, काला हो जाए, तो वो विटामिन डी अच्छे से भरपूर से नहीं ले पा रहा, क्योंकि वो सनलाइट में रह ही नहीं रहा। तो यहीं पर पहली कह रही है कि इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आप दूध वगैरह पीजिए, अगर आप नहीं रह रहे हो तो, ठीक है। आइए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया, ये हम आगे देख लेंगे। अब आइए, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों में अधिक होती है,
मतलब बोला जा रहा है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है, और यहीं से बीपीएससी ने क्वेश्चन उठाया था। मैंने बताया कि जो बीपीएससी का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर एकदम सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा था कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भोजन है जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, मतलब उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मिलेंगे, और वहाँ पर आंसर क्या था आपको चावल। याद रखिएगा, चावल से कार्बोहाइड्रेट भरपूर मिलता है, इसलिए चावल को खाइए। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना लीजिए कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी ना हो। अब आइए, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादकों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ठीक है। इन सब चीज़ों में रुक्षांश मिलता है, इसको नोट कर लीजिएगा। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, रुक्षांश हमें किसी प्रकार का पोषक नहीं मिलता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से मदद करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि रुक्षांश अगर आप लेते हैं तो कोई भोजन नहीं पचा है तो उसको शरीर से हटाने में, शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आगे आइए, देखते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन को पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। यहाँ पर कह रहा है गाइस कि हम जल को पर्याप्त मात्रा में पर डे नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है गाइस कि जो जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि आपको जो जल है ना वो पर डे लेना चाहिए। एक एग्ज़ाम हुआ था, मुझे वो एग्ज़ाम याद नहीं आ रहा कौन सा एग्ज़ाम था, बट उसमें एक क्वेश्चन आया था कि शरीर में पाचन के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है। सॉरी गाइस, पेन में चेंज कर लेता हूँ, आप लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, अच्छा दिखेगा। पाचन के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होगा, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा पाचन के लिए आवश्यकता होता है जल, और जल होना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब अगर जल हमारे शरीर में है तो पाचन अच्छे से होगा, जल की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी तो पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आपको जल पर्याप्त मात्रा में डेली लेना है। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं स्लो मोशन में करता हूँ, बाकी उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बस इसी तरह दिया हुआ है, एक नॉर्मल सा क्रियाकलाप है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर से देखते हैं गाइज। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना का कोई भी किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिष्टी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब कह रहा है कि देखिए संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट। हमें कभी भी भोजन करना चाहिए गाइस, तो क्या करना चाहिए, बैलेंस में करना चाहिए। आप कभी बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो कैसे बोलते हो, बैलेंस बनाकर चलाओ। तो शरीर में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आइए गाइस फिर से देखते हैं। देखिए, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से भी पकाना भी चाहिए ताकि इससे हमें पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर गाइस एक टॉपिक छूट गया, मैं उसको कर देता हूँ, मैं आगे बढ़ गया था। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ संतुलित आहार के बारे में, है ना। संतुलित आहार क्या होता है, मतलब आप कोई भी भोजन करते हो तो बैलेंस तरीके से कैसे हो सकता है, मतलब वो बैलेंस है या नहीं है, इसको देखना ज़रूरी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। पहले ये छूट गया था, मैं आगे बढ़ गया था, आइए देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। यानी कि कोई भी अगर हम भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, मान लीजिए चावल खा रहे हैं मान लीजिए, तो कहने का मतलब है कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब मिलना चाहिए, इसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम, हमारे
आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, सिंपल सा टर्म है। एग्जाम में कई बार छोटे एग्जाम में बिहार पुलिस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप है और मैंने इधर का ऊपर आपको पढ़ा दिया था। तो आइए यहाँ पर फिर से आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा विटामिन सी और विटामिन बी इसका लॉस होता है। अगर इन दोनों में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लॉस किसका होता है तो विटामिन सी का। विटामिन सी खाना बनाने के समय या धोने के समय, खाना को धोने के समय बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए गाइस, याद रखिएगा, विटामिन बी और सी ऐसा विटामिन है जो जल में घुलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी जो इनके बाद विटामिन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ए डी ई के, ये वसा में घुलते हैं। इसी के लिए विटामिन बी और सी शरीर में स्टोर नहीं हो पाते हैं, वो मूत्र के माध्यम से या पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाकी ए डी ई के हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं क्योंकि ये वसा में घुलनशील है। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं गाइस। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो सकती है। कह रहा है कि देखिए, पका के भोजन खाते हैं लोग क्योंकि स्वाद होता है, अच्छे लगते हैं, बट पकाने में कुछ विटामिन का लॉस भी देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर बता रहा है गाइज, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? कह रहा है कि पकाते समय विटामिन सी ज़्यादा लॉस होता है। मैंने जस्ट ऊपर बताया था विटामिन सी और विटामिन बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब फल खाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि हमें विटामिन सी उचित मात्रा में मिल जाएगी। एक फैक्ट याद रखिएगा गाइस, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो केवल हमें पादप से मिलता है, यह हमें जंतु से नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, मिल्क, इसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हैं विटामिन सी को छोड़कर। सभी चीज़ें हैं लेकिन विटामिन सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ये बूझो पहेली, यहाँ पर एनसीईआरटी के 2 किरदार हैं, ये रोल प्ले करते हैं। तो वहीं बता रहा है, बूझो ने ये सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, क्योंकि वसा में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो सोच रहा है कि हम वसा ही खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। अब देखिए, 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ये वह किसने किया? बूझो ने किया। आगे देखिए बूझो क्या होता है, मोटा हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं, यानी कि यह ठीक नहीं है। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या है? मोटापे का शिकार। और देख लो बूझो कितना स्मार्ट हो गया। आप इसको अच्छे से जूम करके देखो, कितना हैंडसम लग रहा है ना। ऐसा आप लोग को नहीं होना है, तैयारी करना है, आप लोग को एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, आगे देखो। तो इतना ज़्यादा अगर आप भोजन करोगे वसा को तो क्या होगा? हानिकारक होगा। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है, तो आपको ज़्यादा वसा लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए, अभावजन्य रोग, यानी कि कई बार क्या होता है कि आप भोजन करते हो लेकिन आप कई बार कुछ ऐसे चीज़ों को नहीं ले पाते हो जो शरीर में क्या होती है, कमी हो जाती है। आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, संतुलित भोजन नहीं कर रहे हो, तो इससे आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी। आइए, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। यानी कि लगातार आप भोजन कर रहे हो लेकिन आप उस चीज़ को नहीं ले रहे हो जो शरीर की आवश्यकता है, बैलेंस डाइट नहीं कर रहे हो, तो कुछ चीज़ों के शरीर में जो कमी हो जाएगी उसे ही कहा जाता है, अभावजन्य रोग कहा जाता है। आगे देखिए गाइस, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी होना और पेचिश आदि होना। यानी इसको आप सभी को नोट कर लीजिएगा, इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, अगर प्रोटीन अगर नहीं लेते हैं तो कौन कौन बीमारी होगा? वृद्धि यहाँ पर अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि शरीर का विकास नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, सेल का मरम्मत करता है।
चेहरे पर सूजन आ जाएंगे, चेहरे फूल जाएंगे, बालों का रंग का उड़ना यानी कि बालों के रंग उड़ जाएंगे और वाइट कलर के हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, त्वचा की बीमारियां होना, त्वचा पर झुर्रियां आ जाएंगी, हल्के अजीब तरह से चेहरे लगने लगेंगे और पेचिश आदि होना, ये आम बात है। अब यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट से क्या हो सकता है, देखिए यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी कि अगर प्रोटीन भी नहीं ले रहे हो और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हो तो शरीर की वृद्धि एकदम नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा आपको हानि हो सकती है। देखिए ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ रहेगा। अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप क्या हो जाएगा, लेकिन बीमार पड़ जाओगे और आप चल नहीं पाओगे। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर अभावजन्य रोग आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करो, बैलेंस डाइट खाओ, है ना। ऐसे चीज़ों का भोजन करो जो बैलेंस में हो, संतुलित आहार के भोजन करो, ठीक है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। कह रहा है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं गाइस तो देखते हैं कि हर जगह का भोजन करने का तरीका अलग है, चीज़ों को खाने का तरीका अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसका मेन मकसद क्या है? मकसद है प्रोटीन का लेना, कार्बोहाइड्रेट का लेना, वसा का लेना, विटामिन का लेना या खनिज लवण का लेना। यही ना है गाइस, तो यहीं पर ये चीज़ आपको बता रहा है, ठीक है। और ये चैप्टर अब समाप्त हो गया, बस थोड़ा सा ये मैंने आपको दिखा दिया था उस समय चार्ट। आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल में करता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। और बस यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ और यहाँ पर देख लीजिए कुछ वर्ड हैं जिसको आपको समझना है। संतुलित आहार मैंने बता दिया, आप भोजन करो तो सभी चीज़ों को, लोग पोषक को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 से। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बता दिया था, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और जल्दी ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ऊर्जा के बारे में मैंने बता दिया था, ऊर्जा क्या है, शरीर की आवश्यकता है, मतलब शरीर को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वसा भी आप पढ़ चुके हो, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन, ये सबको आप देख लेना। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा गाइज, इसको क्या कहते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि आपको किस प्रकार से मतलब पोषक लेना चाहिए, है ना। जैसे चावल हो गया, गेहूँ, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों का उत्तम बनाना, ये सब यहाँ पर एक फैक्ट है। और चलिए चैप्टर समाप्त होता है गाइस। यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या क्या सीखा है, एक सारांश के रूप में आप देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहार रेशे यानी कि रक्षांश और जल की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश, जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग हो जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कौन सा रोग होगा, अभावजन्य रोग हो जाएगा, यानी कि आप कमज़ोर पड़ जाओगे और चलने फिरने में दिक्कत होगी। तो गाइज़ ये चैप्टर था, आपको कैसा लगा? आप ये क्वेश्चन आंसर आप इसको आसानी से कर सकते हो, मैं आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ, कीजिएगा और इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज़ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है गाइज़। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं पूरा क्लास 6 पढ़ा दूँगा चैप्टर टोटल, उसके बाद मैं इसको इंग्लिश में अपलोड करूँगा, देन आफ्टर फिर 7th, फिर इंग्लिश। इस तरह से हम टोटल एनसीईआरटी कवर करेंगे गाइस। और भरोसा रखिए आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, लेकिन एक मिनिमम आपको डेली देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। चलिए